जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 25 का आगाज़ करेंगे। सबक हम पढ़ रहे हैं हज अकबर, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, जो उर्दू अफसाना निगारी में अहम मुकाम रखते हैं। सबक हम पढ़ रहे थे कि दाया अब्बासी जो है वो शाकरा की बदसलूकी की वजह से घर छोड़कर चली जाती है और बच्चे नसीर का उसकी जुदाई में बुरा हाल हो जाता है, यहाँ तक कि वो बीमार पड़ जाता है। फिर साबिर हुसैन और उसकी बीवी शाकरा दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब्बासी को वापस लाया जाए, और अब्बासी जो हज के लिए निकल चुकी होती है बच्चे के बारे में सुनकर तड़प उठती है। सफ़ा नंबर 49 निकालें। जब अब्बासी को पता चला कि बच्चे की बुरी हालत है तो उसने क्या किया, आगे देखते हैं। या मेरे अल्लाह, अरे ओ कुली कुली, ए मेरे अल्लाह। या हरफे निदा है, पुकारने के लिए बोला गया है ना, तो या मेरे अल्लाह कि ए मेरे अल्लाह, तो ये जी हाँ, ये है निदाइया। ठीक है, इसको निदाइया भी कहते हैं, हुरूफ निदाइया भी और हरफे निदा भी। अरे ओ कुली कुली, कुली कहते हैं सामान उठाने वालों को, बस स्टॉप पर और ख़ास तौर पे रेलवे स्टेशंस पर। अच्छा, रेलवे स्टेशंस पर जो है कुली होते हैं, मज़दूर होते हैं जो पैसे लेकर लोगों के सामान उठाने का काम करते हैं। बेटा आके मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे, असबाब सामान, मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हज वज की नहीं सूझती, अब मुझे हज वज का कोई ख़्याल नहीं है। सूझना, ख़्याल होना, समझ में आना, मुझे अब हज की समझ नहीं है। जो उसने नसीर के बीमारी का हाल सुना तो वो सब कुछ उसने भुला दिया। हज और वज, ये देखें कलमा और महमल। ठीक है, जब एक बामानी लफ्ज़ के साथ बेमानी लफ्ज़ लिखा दिया जाए तो वो कलमा और महमल कहलाते हैं। ठीक है ना, हज वज, सचमुच, ठीक है, पानी वानी, इस तरह के अल्फाज जो लगाए जाते हैं। हाँ बेटा जल्दी कर, मियाँ देखिए कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। मियाँ यानी साहब, जनाब, देखिए कोई यक्का, यक्का याद आया, नर्सरी में पढ़ा था ना, ये से यक्का। ठीक है, तांगा हो तो ठीक कर लीजिए, यानी कि तांगा तैयार करें, मैं जा रही हूँ। यक्का रवाना हुआ तो सामने सड़क पर कई बग्घियाँ खड़ी थीं। बग्घियाँ ये भी तांगे को कहते हैं, बहुत सारे तांगे जो है वो तैयार खड़े थे। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हरूफ तकरार, ठीक है, जब दो अल्फाज एक साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हरूफ तकरार है यहाँ पर। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झंझलाती थी और यक्काबान से कहती थी, झंझलाती थी, गुस्सा होती थी, उसे बार बार परेशानी हुई थी, उसे जल्दी थी ना जाने की, इसलिए वो परेशान थी, तो वो गुस्से में आ रही थी बार बार, और यक्काबान से कहती। यक्काबान जो घोड़ा चलाने वाला था, तांगा चलाने वाला था ना, जिसको हम कोचवान भी कहते हैं, ठीक है, उससे क्या कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूँगी, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूँगी, यानी कि मैं तुझे ज़्यादा पैसे दे दूँगी, लेकिन तू यहाँ से जल्दी रवाना हो। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। अब वो जो रश देखती थी रास्ते में, हुजूम देखती थी, तो उसे गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो रही थी ना। उसका जी चाहता था घोड़े के पर लग जाते यानी घोड़ा उड़ जाता। लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना ज़ोर से उछलने लगा। सीना ज़ोर से उछलना यानी दिल धड़कना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बहुत ज़्यादा खुशी से भी दिल उछलता है, धड़कता है, सीना उछलता है, लेकिन खौफ के आलम में। सर तेवरा गया यानी चक्कर आने लगे, सर तेवरा जाना यानी चक्कर आने लगे। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, सब खैर आफियत हो। बार बार हरूफ तकरार, दिल से मरकबे जारी, ठीक है, मैं से पर तक ने मरकबे जारी, दिल से दुआ निकलने लगी, सब खैर आफियत हो। खैर आफियत मरकबे अतफी के सारी खैरियत हो, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अल्लाह करे कि मेरे पहुँचने तक भी सब खैर आफियत खैर हो और भलाई हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। कहाँ पर? साबिर हुसैन की गली में जब वो पहुँचे, दफ़ातर अचानक अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज़ आई। अचानक अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज़ आई।
اس نے رونا سنا تو کیا ہوا، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، یعنی وہ پریشان ہو گئی، وہ تڑپ گئی، کلیجہ منہ کو آنا، تڑپ اٹھنا، سر تیورا گیا، چکر آنے لگے، معلوم ہوا دریا میں ڈوبی جاتی ہوں، دریا میں ڈوبی جاتی ہوں، اسے یوں لگا جیسے وہ دریا میں ڈوب رہی ہے، اس کی گھبراہٹ بہت زوروں پر تھی، بہت وحشت زدہ ہو گئی، جی چاہا یکے سے کود پڑوں چھلانگ لگا دوں، مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کہ عورت میکے سے ودا ہو رہی ہے، ودا جدا ہونا، یعنی کہ وہ اپنے میکے سے، اپنے گھر والوں سے جدا ہو رہی ہے، تو اس لیے رونا دھونا ہو رہا تھا، تسکین ہوئی، سکون ہوا۔ کیوں رونا دھونا ہو رہا تھا کہ وہاں پر ایک رخصتی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک دلہن یا ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، اس لیے وہ وہاں پر رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ تو تب اسے جب پتہ چلا، اس سے پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی نا، کیونکہ اس نے صرف رونے کی آواز سنی تھی، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو وہ اسے سکون پہنچا۔ آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا، آخر کیا ہوا، صابر حسین کا گھر پہنچ گیا۔ آخر یہاں پہ اس لیے یوز ہوا ہے کہ وہ بہت تڑپ رہی تھی نا، بے چین ہو رہی تھی، جلدی تھی اسے۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف تاکا، دیکھا، جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے، اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے تو کوئی بیٹھا تو نہیں، یعنی کہ کوئی بچہ جو گھر سے بھاگا ہوا تھا اور وہ سارے در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد واپس گھر آ جائے اور یتیم بھی ہو، یعنی اس کو کوئی کفالت کرنے والا بھی نہ ہو، اور وہ سارا دن در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد شام کو واپس اپنے گھر بھوکا پیاسا آ جائے، اور دروازے کی طرف کیا سہمی ہوئی، یعنی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھے کہ کوئی میرے انتظار میں تو نہیں بیٹھا، کوئی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے یا میری سرزنش کے لیے، میری سزا کے لیے کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں ہے۔ تو وہ اسی طرح وہی خوفزدہ عالم میں تھی، اسی طرح وہ خوفزدہ تھی جیسے کہ کوئی گھر سے بھاگا ہوا بچہ شام کو واپس آئے۔ آگے جائے صفحہ نمبر 50 پر۔ دروازے پر سناٹا چھایا ہوا تھا، سناٹا، خاموشی، دروازے پر کیا تھی، مکمل خاموشی تھی۔ باورچی بیٹھا حکا پی رہا تھا، باورچی جو گھر کا کک تھا، باورچی تھا، وہ کیا کر رہا تھا، بیٹھا حکا پی رہا تھا، یعنی وہ جو چلم پیتے ہیں نا، پرانے زمانے کا ایک نشہ ہی ہے۔ عباسی کو ذرا ڈھارس ہوئی، ڈھارس یعنی حوصلہ، عباسی کو تھوڑا حوصلہ ہوا جب اس نے دیکھا کہ باورچی بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر چلم پی رہا ہے، حکا پی رہا ہے، تو اسے ذرا حوصلہ بھرا کہ سب خیر خیریت ہی ہوگی۔ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایا بیٹی پلٹس پکا رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر میں داخل ہوئی تو نئی دایا جو وہاں بیٹھی تھی وہ کیا کر رہی تھی، پلٹس پکا رہی ہے۔ پلٹس کہتے ہیں وہ جو مرہم پٹی بناتے ہیں گھر میں، اکثر مختلف چیزوں کو ملا کر آمیزہ بنایا جاتا ہے اور اس کی پٹی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کسی زخمی کے لیے، کسی ہو سکتا ہے اس کے سینے پہ باندھنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہوں، کیونکہ اس بچے کا سینہ خراب تھا نا، کھانسی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کلیجہ مضبوط ہوا، اب اس کا دل مضبوط ہو گیا، کلیجہ مضبوط ہونا یعنی حوصلہ ہونا، اب اس کا حوصلہ مزید مضبوط ہو گیا، اس کو مزید حوصلہ ملا۔ شاکرہ کے کمرے میں گئی، کمرے میں مرکب جاری، تو اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا، اب وہ خوفزدہ بھی تھی، بہت زیادہ وحشت زدہ، بہت پریشان تھی، تو اس کا دل کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کو دیکھ کر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی، ٹکٹکی لگائے یعنی کہ وہ آنکھیں جھپکے بغیر مسلسل انتظار میں تھی نا، تو اسی لیے دروازے کو ایک طرف دیکھ رہی تھی بغیر آنکھیں پلکیں جھپکائے۔ غم اور یاس کی زندہ تصویر، غم اور یاس مرکب حذفی، یاس کا مطلب نا امیدی، یاس نا امیدی، وہ غم اور نا امیدی کی ایک زندہ تصویر تھی، یعنی اس کی جو حالت تھی دیکھنے والی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے جو دایا کے انتظار میں تھی، تو وہ غم و یاس کی ایک زندہ تصویر تھی کہ پتہ نہیں دایا واپس آئے یا نہ آئے، میرا بیٹا جو ہے موت کے منہ سے واپس نکلے یا نہ نکلے، یہی نا امیدی تھی اس کو۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے منہ کی طرف چشمے پرنم سے دیکھ کر کہا، چشمے پرنم، بھیگی ہوئی آنکھیں، پرنم یعنی جس میں نم ہو، آنسو ہوں، چشمے پرنم آنسوؤں سے بھری آنکھیں، یہ مرکب توصیفی ہے، چشمے پرنم۔ بیٹا نصیر آنکھیں کھولو۔ نصیر نے آنکھیں کھولیں، ایک لمحے تک
दाया को खामोश देखता रहा। नसीर, जो शायद उसी के इंतज़ार में था, दाया ने जैसे ही उसको गोद में लिया और उसको आवाज़ दी तो उसने आंखें खोल दी। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला। क्या किया उसने? दाया को के करीब हो गया, उसके गले से लिपट गया और क्या बोला? अन्ना आई, अन्ना आई। अब वो खुश हो गया। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया। जर्द, पीला, उसका जो पीला चेहरा था, बीमारी की वजह से उसका चेहरा जो पीला पड़ गया था, मुरझा गया था। ठीक है, मुरझा जाना यानी कुमला जाना भी इसके लिए यूज़ हो सकता है। कुमला जाना, जिस तरह पौधे मुरझा जाते हैं ना पानी के बगैर, तो यहाँ पर नसीर जो है वो बीमारी की वजह से मुरझा गया था और उसका चेहरा जर्द या पीला पड़ गया था और चेहरा रोशन हो गया। अब क्या हो गया? उसका वो चेहरा रोशन हो गया, जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई। जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। चिराग बुझ रहा हो तो क्या होता है? आप लोगों ने तो शायद ना देखा हो, लेकिन चिराग में तेल होता है, ठीक है। उसमें रुई की एक लो बनाई जाती है। जब उसमें तेल ख़त्म हो, तेल जितना ज़्यादा होगा उसकी रोशनी तेज़ होगी, लेकिन जब तेल ख़त्म होता रहता है तो साथ साथ उसकी रोशनी कम होती जाती है। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है। अब जब चिराग में तेल कम हो और उसमें मज़ीद तेल डाल दिया जाए तो क्या होगा? चिराग में तेल पड़ जाने से मुराद क्या हुई कि उसकी रोशनी फिर से तेज़ हो गई, ठीक है ना, यानी फिर से उसको ज़िंदगी मिल गई, उसके चेहरे पर ज़िंदगी के आसार नज़र आ गए। एक हफ़्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। नसीर अब ठीक हो गया। एक हफ़्ता गुजरा, ये वो तो बच्चा जो ज़ाहिर है, दाया जो उसको माँ की तरह अजीज़ थी, उसकी जुदाई में वो इस तरह हो गया था ना। तो जब एक हफ़्ता गुजरा, कुछ वक्त उसने दाया की गोद में गुजारा, उसकी सोहबत में गुजारा, तो क्या हुआ? वो ठीक हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने उसे आकर गोद में उठाया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मार भगावें? नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। अब वो बच्चे को छेड़ रहे थे, बच्चे के साथ मजाक कर रहे थे। उसने कहा कि तुम्हारी इस अन्ना को, तुम्हारी इस दाया को यहाँ से निकाल भगाएं या मारें? तो उसने फ़ौरन कहा कि नहीं, फिर ये रोएगी, यानी कि वो उस दाया का, उस अन्ना का रोना बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब्बासी बोली, क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ ना जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा? अब उसने क्या कहा कि मैं तो जा रही थी काबा शरीफ, लेकिन तूने मुझे जाने नहीं दिया, तेरी वजह से मैं ना जा सकी। अब मेरे हज का सवाब किधर जाएगा? हज का सवाब का की के मरकबे इजाफी, काबा शरीफ तौसीफ़ी, ठीक है ना। साबिर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है, यानी कि तुमने जो बच्चे की जान बचाई है, इसकी ज़िंदगी बचाने का सबब बनी हो, तो तुम्हें हज से ज़्यादा सवाब मिल गया और उसका नाम हज अकबर यानी अजीम हज है, ठीक है। माखूज़ कहाँ से है? प्रेम बत्तीसी लोग से। अच्छा जी, सबक हमारा हो गया है ख़त्म, ठीक है। सबक में आपने हस्बे मामूल मारूजी सवालात बनाने हैं, ठीक है, पेंसिल से बुक के ऊपर, और फिर आ जाएं इसकी खाली जगह की तरफ। सफ़ा नंबर 51 इसकी मश्क की तरफ खाली जगह है। सबसे पहले मतन के हवाले से खाली जगह पुर करें। ये अलिफ बे जीम दाल है, ये आपने बुक से देखकर खुद ही फिल करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे सवाल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। पहला सवाल लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिखेंगे सवाल नंबर 9 नीट नोटबुक्स में, ठीक है ना। मंदरजा से इन जुमलों को दुरुस्त करें। अब इनकी दुरुस्तगी करनी है। ये देखें, अलिफ बे जीम दाल है। अलिफ है, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रहा है, तो सही जुमला क्या आएगा? यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है। दूसरा है, जो ख़ता हुई माफ़ कीजिए। अब इसमें देखिए, ख़ता और माफ़ दोनों की इमला गलत है, ठीक है ना। तो ख़ता और माफ़ की करेक्शन आप करेंगे। यहाँ पर लफ्ज़ ख़ता और माफ़, इनको ठीक करके लिखें। इसके बाद देखिए, मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा होती है, होती ख्याल मुज़क्कर है, तो मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा होता है। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए। अब हो जाए, देखिए यहाँ पर जब आंखें जमा में है तो जाएं भी जमा में आएगा, ठीक है। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, ठीक है, ये जाएं जमा में लिखेंगे।
अब्बासी ने डरते डरते दरवाज़े को खोला, नहीं दरवाज़ा खोला, को और ये कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बासी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। अच्छा बच्चे, सबक के इख्तिताम के बाद आपने क्या करना है? मश्क से पहले आपने डिटेल पेज प्रिपेयर करना है ना, ठीक है। सबसे पहले आप कॉपी निकालें, डिटेल पेज प्रिपेयर करें लाइक दिस। सबक है अजय अकबर, ठीक है। क्या है? अफसाना है, माखूज अस, मुसन्निफ, अदबी हैसियत, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, अहम तसानीफ़, ठीक है। कोई से 4 तसानीफ़ आप लिखनी। बाकी आपने ये सारी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करनी है, ये लवाज़मात आपके मुकम्मल होने चाहिए डिटेल पेज पर, ठीक है। डिटेल पेज के बाद आप आएंगे खाली जगह पर। खाली जगह मैंने आपको बताया है कि बुक पे आप खुद सॉल्व करें और यहाँ पर इसको नीट लिखें। उसके बाद जुमलों की दुरुस्तगी है, सवाल नंबर 9, वो आप लिखें, वो भी आप इसी तरह लिखें। देखें ये तरीक़ाकार होगा, ठीक है। पहले गलत जुमला, गलत फ़िक्रा और उसके बाद उसके नीचे दुरुस्त फ़िक्रा। ये हेडिंग आपने मार्कर से लिखनी है यहाँ पे, गलत फ़िक्रा या दुरुस्त फ़िक्रा, ठीक है। या आप मार्कर से लिखें, बाकी आपने इसी तरह लिखना है। 2 जुमले पहले लिखें, ठीक है, एक गलत एक सही, फिर एक लाइन छोड़ें, फिर 2 जुमले लिखें और फिर एक लाइन छोड़ें। इस तरह से ये आपका जुमलों की दुरुस्तगी वाला सवाल होगा। फिर उसके बाद आप आ जाएँ जुमलों वाले सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 7, ये देखें, मंदरजा झेल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। नज़र आ रहा है? देखें, ये कुछ अल्फाज हैं जो मुहावरात हैं, सॉरी कुछ मुहावरात हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं, इनके मतलब वाज़ेह करने हैं। मतलब वाज़ेह करने से मुराद ये है कि आप जुमला एक तो प्रॉपर बनाएं, दूसरी बात ये कि जब अल्फाज लिखते हैं, ये मुहावरात लिखते हैं कॉलम में, ठीक है, तो उसके साथ उसके मानी भी लिख दें, पेंसिल से लिख दें, ठीक है। पेंसिल से इसकी मीनिंग इसके नीचे ज़रूर लिख दें। सवाल नंबर 7, ठीक है। पहले आप करेंगे सवाल नंबर 1, फिर सवाल नंबर 9, ठीक है, डिटेल पेज के बाद, और उसके बाद आ जाएंगे सवाल नंबर 7 पे, मंदरजा झेल मुहावरात वाला, ठीक है। पहला है मुहावरा बरहम होना, ठीक है, यानी गुस्सा होना, बरहम होना, गुस्सा होना। फिर है ठोकरे खाना, दरबदर होना, ठीक है। वैसे ठोकर कहते हैं जो रास्ते में चलते हुए इंसान को चोट लग जाती है ना, पैर से, पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है, ठीक है, उसके पाँव टकराने से जो ज़रब लगती है या जो चोट लगती है उसको ठोकर खाना कहते हैं। मुहावरतन यूज़ हुआ है तो आपको तो पता है ना, मुहावरा की तारीफ़ में हमने क्या है जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में यूज़ हो। तो ठोकरे खाने से मुराद ये है कि दरबदर होना। छीं बजबी होना, छीं बजबी होने का मतलब है माथे पर बल डालना, ठीक है, माथे पर बल डालना यानी गुस्से में आना, नाराज़ होना। जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना, जली कटी सुनाना यानी बुरा भला कहना। जान पड़ जाना, ज़िंदगी मिलना, जान पड़ जाना, ज़िंदगी मिलना। कोहराम मच जाना, बहुत शोर होना, कोहराम मच जाना यानी बहुत शोर होना, ठीक है। आ जाए जुमलों की तरफ। मंदरजा झेल मुहावरात को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। मुहावरात हैं बरहम होना, मैं आपको एक एक मॉडल जुमला बता रही हूँ बच्चे, बाकी जुमले आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। कोशिश करें कि जुमले आपके अपने हों, बजाय इसके कि आप एज इट इज़ राइट करें। बरहम होना, बच्चे की शरारतें करने पर दादी जान बहुत बरहम हुई, ठीक है। ठोकरें खाना, वालिदैन के नाफरमान सारी ज़िंदगी ठोकरें खाते हैं, ठीक है। छीं बजबी होना, नौकरानी के बर्तन तोड़ने पर मालकन छीं बजबी हो रही थी, छीं बजबी हो रही थी यानी गुस्सा हो रही थी, माथे पर बल डाल रही थी। ठोकरें खाना का मतलब आप मुहावरतन लिखें। अच्छा वैसे तो इसका मतलब मैंने आपको बताया ना कि गिरना और चोट लगना है, लेकिन यहाँ पर आप इसके मुहावरे के लिहाज से मीनिंग लिखें, दरबदर होना, ठीक है। आगे जाएं। जली कटी सुनाना, सास ने बहू को बिला वजह जली कटी सुनाई, सुनाई में नून आएगा, ठीक है। जान पड़ जाना, दवाई लेते ही अरशद में जैसे जान पड़ गई, ठीक है। ये पौधों में भी, पौधों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पानी मिलते ही पौधों में जान पड़ गई, ठीक। कोहराम मच जाना,
बहुत शोर होना। धमाके के बाद सारे शहर में कोहराम मच गया, यानी हर तरफ अफरा तफरी हो गई और शोर मच गया। ठीक है, यहाँ तक बच्चे आप कर लें। ये 3 सवालात हो गए। ठीक है, सबक हमारा ख़त्म हो गया है और ये 3 सवालात, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 7 जो जुमलों वाला है, ये आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमने ग्रामर पोर्शन पहले किया है तो यहाँ पर अब हम ग्रामर का एक और सवाल जो है मुहावरा और ज़रबुल मिसल का फ़र्क समझाएं। ठीक है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं। देख लें मुहावरा और ज़रबुल मिसल का फ़र्क और मिसालों से वाज़े करें। ठीक है, इससे पहले हमने दूसरे सबक में किया था रोज़मर्रा और मुहावरा। ये देखें, यहाँ पर हमने रोज़मर्रा और मुहावरा किया था पेज 40 पर। अब हमारे पास है मुहावरा और ज़रबुल मिसल में फ़र्क। मुहावरे की तारीफ़ हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा देखें। पहले आप मुहावरे की हेडिंग डालेंगे, उसको अंडरलाइन करने के बाद इस तरह स्टार्ट लेंगे जिस तरह हमने पहले लिखा था। मुहावरा लुग़त में बोलचाल को कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह में उस ख़ास बोलचाल का नाम है जिसमें अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल ना होते हों। ठीक है, मिसाल के तौर पर रोटी खाई और कसम खाई, पहले जुमले में खाना हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, ये तो आपको खुद समझ आ रहा है। देखें, बहुत आसान है कि हम जब कहते हैं खाना खाया, रोटी खाई, मिठाई खाई, तो ये हकीकी मानों में यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कसम खाई, तो कसम कोई खाने की चीज़ नहीं है, नहीं है ना, कसम खाने की चीज़ नहीं है। इसको हम इस्तिलाहन या मिजाजी तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये मुहावरा है, कसम खाना या आसमान सर पे उठाना। आसमान को कोई सर पे नहीं उठा सकता। ठीक है, इसके मानी क्या है? बहुत तंग करना। तो आसमान को कोई सर पे नहीं उठा सकता, ये हम मिजाजी मानों में यूज़ करते हैं इस तरह। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मुहावरे के आखिर में हमेशा ना आता है। अब हम ज़रबुल मिसल की भी तारीफ़ करेंगे ना, लेकिन मुहावरे में एक चीज़ आप याद रखें कि ये ज़रबुल मिसल और मुहावरे में जब आप फ़र्क देखें तो इसमें आसान पहचान क्या है कि मुहावरे के आखिर में ना आता है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में नज़र भी आ रहा है। ये होगी मुहावरे की तारीफ़। इसके बाद है ज़रबुल मिसल। ठीक है, इसको कहावत भी कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं ना, प्रोवर्ब्स, ज़रबुल मिसल या कहावत। बाज़ जुमले किसी ख़ास मौके पर बोले जाते हैं और बार बार के इस्तेमाल से लोगों की ज़बानों पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, लोग उसे यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन। ऐसा हर जुमला ज़रबुल मिसल या कहावत है। बस ये समझ लें कि कहावत जो है ये ज़रबुल मिसल का मुतरादिफ है। ज़रबुल मिसल इंसान के बेहतरीन तजुर्बात और गहरे मुशाहिदात का निचोड़ होती हैं। मुहावरात की तरह ज़रबुल मिसल भी हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, इसके भी मिजाजी माने होते हैं। नेज़ इनके अल्फाज में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, एज़ इट इज़ होते हैं इसके अल्फाज, जो कि तू इस्तेमाल होते हैं, जो कि तू लिखे जाते हैं, मुहावरे के भी और ज़रबुल मिसल के भी। अच्छा, इसमें अपनी तरफ से कोई तरमीम, इजाफा या कमी बेशी नहीं की जा सकती। ठीक है, अब इसकी मिसाल देखें। छोटा मुँह बड़ी बात, आसमान से गिरा खजूर में अटका, चील के घोंसले में मांस कहाँ। ठीक है, ये बाकी जुमले तो ये मुहावरात तो आपने पढ़ा सुने होंगे पहले। छोटा मुँह बड़ी बात। ठीक है, कोई छोटा इंसान जो है वो जब बड़ी बात कहता है तो वो ये यानी वो कहता है कि मैं हकीर हूँ और बात बहुत बड़ी है, मैं इसको कहने का मजाज या मुस्तहिक नहीं हूँ। आसमान से गिरा खजूर, खजूर का लफ्ज़ देखें, पहले काफ के बाद है। खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में जा फंसना। ठीक है ना, और तीसरा है चील के घोंसले में मांस कहाँ। मांस कहते हैं गोश्त को। चील परिंदा है जो मुर्दार खाता है। चील की ये आदत है कि ये अपने लिए बचा के रखने वाला परिंदा नहीं है। ठीक है, इसको जो मिलता है उसी वक्त निकालता है और खाता है, ये इसकी आदत है फितरी तौर पर। इस तरह चील के घोंसले में मांस कहा, यानी जो फजूल खर्च लोग होते हैं उनके पास कुछ भी बचा कुचा नहीं होता। ये फजूल खर्च लोगों के लिए कहा जाता है जो कुछ बचा कर नहीं रखते। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें अपना रिटर्न वर्क जो स्टार्ट लिया है। सिर्फ 2-3 सवाल हमने अभी लिख लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा।